गाइस वेलकम बैक। टुडे 7th ऑफ जून और आज के न्यूज़पेपर की जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहली न्यूज़ है दिस इज़ रिलेटेड टू GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें सबसे पहली न्यूज़ में क्या बताया जा रहा है, मोर नेशंस एक्सप्रेस आउटरीच इंडिया फ्लेज OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या कंट्रीज। ठीक है जी। अब इसमें हो क्या रहा है कि एक बीजेपी लीडर, हमने कल भी चीज़ सेम डिस्कस की थी, नुपुर शर्मा, उनको वो कह रहे कि मुझे प्रवोक किया गया। प्रवोक करने के बाद में शी मेड डेरोगेटरी रिमार्क्स ऑन दी प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है जी। तो अब जो वो रिमार्क्स हैं, वो जो चीज़ें उन्होंने बोली हैं, उस चीज़ को लेकर नॉट ओनली विद इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया, चाहे वो कतर हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो UAE हो, तो उन कंट्रीज़ में क्या हो रहा है कि कुछ कुछ माहौल ऐसा बन चुका है कि वो बोल रहे हैं कि इंडिया को अपने लेवल पे सॉरी मांगनी चाहिए, सॉरी फील करनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है वो गलत हुई है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो लेटेस्ट क्या हुआ है, OIC, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ओवर इट स्टेटमेंट कंडेमिंग दी डेरोगेटरी कमेंट्स मेड बाय दी 2 BJP लीडर्स, यहाँ पे नुपुर शर्मा और एक और लीडर है इनके, कोई नवीन जिंदल करके, है ना। तो इन दोनों ने जो यहाँ पे चीज़ की है, उसके बाद में ये जो प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का। ये देखिए नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल, तो उन्होंने उसका अपोलोजाइज़ भी किया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बनता है। लेकिन इस चीज़ में कंट्री एज अ कंट्री सॉरी फील करना, वो मुझे लगता है थोड़ा गलत हो जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ, अदरवाइज़ उन्होंने खुद से इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि उनकी खुद की स्टेटमेंट थी, तो उसको बोलना वो सही है। ठीक है, चलो देखते हैं इसके बारे में और पढ़ते हैं। OIC के बारे में हमें पता होना चाहिए। दिस कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दी प्रीलिम्स पर्पस। देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूनाइटेड नेशंस विद द मेंबरशिप ऑफ 57 स्टेट्स। ये कलेक्टिव वॉइस है मुस्लिम वर्ड की। ये इंडेवर करती है, सेफगार्ड करती है, प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी। ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है वो इस्टेब्लिश हुआ था, फर्स्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दी मोरक्को इन सितंबर 1969 टू मार्शल द इस्लामिक वर्ल्ड आफ्टर एन एक्ट ऑफ आर्सन एट अल अक्सा मॉस्क इन जेरूसलम बाई द 28-year-old ऑस्ट्रेलियन 1969। तब से ये स्टार्ट हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जीदा, सऊदी अरेबिया। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन इज मोर देन इनफ फॉर द प्रीलिम्स पर्पस, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस पर्पस। मेंस के लिए हाँ ये पूछा जा सकता है किस तरह से हमें इंटरनेशनल रिलेशंस अपने मेंटेन करने चाहिए। और इसमें मुझे जो पर्सनली फील हो रहा है कि हाँ ठीक है, एज अ कंट्री हमें नहीं कुछ बोलना चाहिए, बट एज अ इंडिविजुअल उन्होंने जो माफ़ी है वो ऑलरेडी मांग चुके हैं, और भी अगर कुछ होता है तो वो कर लेना चाहिए, है ना। क्योंकि इस तरह के रिमार्क्स को, इस तरह की बातों को बोलने से पहले 100 बार पहले सोच लेना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं भाई, दूसरों को भी और इनको भी, हर एक बंदे को। चलिए देखते, अगर तो अच्छे वे से रहना है, सेकुलरिज्म को देखते हुए रहना है। अगर हाँ कंट्री में माहौल ही ऐसा बना के रखना है कि कोई लोग कुछ और क्वेश्चन पूछे ना पाए, इसी चीज़ों में बिजी रहे, फिर तो ठीक है, फिर तो बढ़िया माहौल बनाया है वो, और क्या करें। देखो सिख लीडर कॉल्स फॉर आर्म्स ट्रेनिंग, ये भी एक स्टेटमेंट निकल के आती है। ये भी हम बोल सकते हैं ये GS3 से रिलेटेड है, ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है चीज़, है ना। जिस तरह से देखो, ज्ञानी हरप्रीत सिंह द चीफ प्रीस्ट ऑफ द अकाल तख्त, ठीक है जी, द हाईएस्ट सिख टेम्परल सीट सेड ऑन मंडे दैट सिख्स वर कन्फ्रंटिंग सेवरल चैलेंजेस। तो वो चैलेंजेस को दूर करने के लिए उनको ट्रेनिंग करनी चाहिए ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट में, मॉडर्न वेपन्स, स्पेशली फॉर द यूथ। 38th एनिवर्सरी हो रही थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की एट द गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन अमृतसर। प्रो खालिस्तान स्लोगन्स वहाँ पे रेस किए गए। सेवरल यूथ वर सीन कैरिंग खालिस्तान जिंदाबाद बैनर्स एंड प्लेकार्ड्स। तो ये जो चीज़ है वहाँ पे इस तरह की चीज़ देखने को मिल रही थी। तो इस चीज़ से हमें पता लगता है कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो मुश्किल में आ सकती हैं। ठीक है जी, तो वो उनका एक चीज़ रहती है कि हाँ भाई हमें कुछ इस तरह से, देखो ऑपरेशन ब्लू स्टार पे तो वो मिलते ही मिलते हैं, ऐसी तो कुछ बात नहीं है कि वो कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ अलग से बोलना, कुछ इस तरह का बोलना कि जिससे माहौल ख़राब हो, वो थोड़ा सा देख के बोलना चाहिए। अगर हम साथ वाली न्यूज़ की बात करें, वो भी मतलब आप मान के चलो कि अगर माहौल ख़राब करना वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर अच्छे वजह से रहना है वो अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ आती है, PM अर्जिज बैंक चीज़ टू मेक लोन प्रोसेस ईजियर। पहली चीज़ तो उन्होंने बोला कि फॉर द इंक्लूसिवनेस ऑफ द मनी,
कि जो लोन का प्रोसेस है उसको ईजियर बनाना चाहिए, उसको ईजी करना चाहिए। और इसी के साथ में मिस्टर मोदी ने यहाँ पे क्या किया, वहाँ पे एक नए सीरीज़ ऑफ कॉइन्स उन्होंने लॉन्च किए 1, 2, 5, 10 और 20 के, जहाँ पे पहली चीज़ तो वो विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं, ठीक है, जो डिसेबल्ड है विजुअली, जिनको नहीं भी दिखता, वो फील करके उनको पहचान सकेंगे। पहली चीज़ तो ये वो फ्रेंडली थे उनके लिए। और उन पे जो लोगो है वो कौन सा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव, क्योंकि जो 70 साल हो चुके हैं उसमें जो चीज़ है वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको वो बोल रहे हैं कि परसिस्टेंटली रिमाइंड पीपल ऑफ द गोल्स ऑफ द अमृत काल एंड इंस्पायर देम टू कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है, दिस इज़ अबाउट कि पहली चीज़ तो डिलेड रिस्पॉन्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर भी कल भी हमने डिस्कस किया था। नाउ द सेकंड आर्टिकल एन एनॉमली दैट गोज बाय द नेम पॉपुलिज्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, इस वजह से हम इसको स्किप कर रहे हैं। ये दिस आर्टिकल इज़ सो इम्पॉर्टेंट, दिस आर्टिकल बिलोंग्स टू GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट बे ऑफ बंगाल ड्रीम, जिसमें बिम्स्टेक के बारे में बताया गया। देखिए उन्होंने बोला जब 1997 में एक डिक्लेरेशन होती है जिसका नाम था बैंकॉक डिक्लेरेशन, इसमें कौन कौन सी कंट्री थी, एक तो बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका और थाईलैंड, और इसका एक्रोनिम था बिस्ट एक्ट, ठीक है, BISTEC। नेपाल, भूटान और म्यांमार के जुड़ने के बाद में ये क्या बन जाता है, बिम्स्टेक बन जाता है, ठीक है जी। तो इसके 25 साल पूरे हो चुके हैं, पहली चीज़ तो ये याद रखनी और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम बात करें, वो कहते हैं 25 ईयर ओल्ड जो कोई भी बंदा है तो वो एक यूथ बन चुका है, एडल्ट बन चुका है, उसको आगे और बढ़ाना, उसको अपने गोल्स को अचीव करवाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पेरेंट्स की है। अब पास्ट ट्रेजेक्ट्री क्या है, एट द ग्रुपिंग्स बर्थ द वर्ल्ड वॉज डिफरेंट, इट वॉज स्टेम्ड बाई द अमेरिकन यूनिपोलर मूवमेंट, लेकिन आज की डेट में सारा कुछ अलग हो गया है। US और चाइना डिफाइंस द रीजन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, है ना, तो उसमें वो बोल रहे हैं क्रिएटिंग न्यू टेंशंस अपॉर्चुनिटीज़। और जो रेजुवेनेशन है बिम्स्टेक की वो भी हो चुकी है काठमांडू समिट इन 2018 के द्वारा। ये भी देखा जा रहा है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ रीजन कोऑपरेशन इंटीग्रेशन हम इससे बिम्स्टेक से एक अच्छे वे से कर सकते हैं। सो की अचीवमेंट्स क्या है बिम्स्टेक की, अगर हम बात करें यहाँ पे, प्रायोरिटाइज द सेक्टर ऑफ कोऑपरेशन रिड्यूसिंग फ्रॉम दी 14 to 7, जो प्रायोरिटी पे सेक्टर थे वो पहले 14 थे, अभी वो 7 किए हैं हमने। उस चीज़ का रीज़न क्या है 7 करने का, बहुत बड़ा रीज़न यही है कि उससे एक फ़ायदे से एक चीज़ नहीं हो पाती थी, ठीक है जी, 14 भी नहीं अचीव हो पा रहे थे, तो अब एक पर्टिकुलर असाइनमेंट रहेगी, 14 से 7 कर दिया गया है। अब ऑल इट्स सक्सेस लाइज इन इट्स सर्वाइवल थ्रू द टर्न्स एंड ट्विस्ट ऑफ इंटरनल टेंशन, द बिम्स्टेक रीजन विटनेस द इन्फ्लक्स ओवर अ मिलियन रोहिंग्या रेफ्यूजीज इनटू बांग्लादेश। जिससे रिजल्ट क्या हुआ, ये किस चीज़ का रिजल्ट था कि बांग्लादेश में इतने जो रिफ्यूजीज है वो आए, म्यांमार की मिलिट्री का। अब म्यांमार की मिलिट्री के बाद में ऐसा माहौल बनता है, म्यांमार में कूप हो जाती है और श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, वो आपको पता ही है। लेकिन बिम्स्टेक ऐसा नहीं है कि जैसे योरा तो अभी तक एक बार ही मिला है, जो बिम्स्टेक है वो अच्छे वे से मिलता रहता है, ठीक है जी। तो ये जो ग्रुपिंग है एक रजिस्टर कर सकती है प्रोग्रेस इन कॉम्बाटिंग टेररिज्म, जो किया है उन्होंने, फॉरेन सिक्योरिटी कोऑपरेशन, क्रिएटिंग मैकेनिज्म एंड प्रैक्टिसेस फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। तो ये जो होल बास्केट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसमें क्या है, डेवलपिंग फंक्शनल कोऑपरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी, ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसका अगर हम बात करें कुछ फॉल्ट लाइंस भी है, अगर ये बहुत अच्छा है इसकी कुछ फॉल्ट लाइंस भी है। पहली चीज़, FTA करने में अभी तक ये कामयाब नहीं हो पाए, और FTA को करने के लिए 7 एग्रीमेंट की जरूरत है, अभी तक इनके पास 2 एग्रीमेंट ही तैयार है, ठीक है। अदर डिसअपॉइंटमेंट क्या हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ना तो हम अच्छे से कनेक्टिविटी रोड की कर पाए, ना रेलवे की, ना एयर की, ना रिवर की, ना एनर्जी, जो डिजिटल और फाइनेंशियल डोमेन है, तो इसमें क्या होगा, फॉर दी ट्रेड टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंजेस ये बात की जा रही है। सो ग्रेटर रीजनल कनेक्टिविटी हमें करनी चाहिए यहाँ पे, और बिम्स्टेक को एक फ़ंड भी बनाना चाहिए था, लेकिन वो भी फंड बनाने में जो मतलब मूवमेंट है या फिर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिमल है, वो अच्छे वे से नहीं चल पा रही। तो अगर हम बात करें बिम्स्टेक की, ये कर बहुत कुछ सकता है, लेकिन उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पहले भी अचीवमेंट्स की हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे वे से नहीं चल पा रहा। तो इसमें 3 ऐसी कंट्रीज है जिनको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी चाहिए। नंबर 1 बांग्लादेश, उसको बिम्स्टेक का सेक्रेटरीट अच्छे से देखना चाहिए। थाईलैंड को रिप्रेजेंट करना चाहिए साउथ ईस्ट एशिया को, और इंडिया लार्जेस्ट स्टेट है साउथ एशिया की। तो अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो अच्छे वे से बिम्स्टेक को आगे बढ़ा सकेंगे। बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं द नीड फॉर डिजिटल
कोलेब्रेशन, दिस इज़ अबाउट द एजुकेशन। ये गवर्नेंस से भी हमें रिलेटेड है और दिस इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन ऑल्सो। GS1 का भी ये हमारा पार्ट बन जाता है सोसाइटी वाले में एजुकेशन का। अब यहाँ पे हम बात करते हैं द फैक्ट दैट UGC हैज़ सिंप्लीफाइड इट्स अप्रूवल। देखिए UGC ने क्या किया, एक अप्रूवल को सिंप्लीफाई कर दिया कि वो कोई भी हमारी यहाँ की यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है बाहर की किसी यूनिवर्सिटी के साथ, यहाँ की मतलब इंडियन यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है बाहर की किसी यूनिवर्सिटी के साथ में टाई अप कर सकती है और उस टाई अप में वो एक अच्छे वे से आगे बढ़ सकती है और जो डिग्रीज है वो प्रोवाइड कर सकती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एज पर द रूल्स, एनी इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन HEI एक्रीडेटेड बाय द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल विद अ मिनिमम स्कोर ऑफ 3.01, 4 पॉइंट स्केल और फीचरिंग। देखो पहली चीज़ तो किसके साथ में, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी कर सकती है, अगर नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने उसको एक्रीडिएट किया है 3.01 स्कोर और अगर उसकी रैंकिंग आई है टॉप 1000 टाइम्स हायर एजुकेशन में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट बीइंग इन द टॉप 100 लिस्ट ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया। सो फॉरेन इंस्टीट्यूट विलिंग टू एंटर पार्टनरशिप मस्ट रैंक इन द टॉप 1000 इन आइदर ऑफ द टू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। तो ये सारा क्राइटेरिया उन्होंने बड़े सिंपल वो कहते हैं प्रोवाइड कर दिया है, तो यही इनको हार्ड नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, डिस्टेंस लर्निंग। देखिए जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर हायर एजुकेशन है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हमने ODL का मतलब होता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, इसको हमने इंक्रीज़ करने की बात की है क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में एक ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिली जिसमें डिस्टेंस लर्निंग है बहुत अच्छे वे से रोल निभा सकती है। जो ODL प्रोग्राम है वो इम्पार्ट करते हैं एजुकेशन टू पीपल फॉर होम द रेगुलर मोड ऑफ लर्निंग इज़ अ डिस्टेंट ड्रीम ओइंग टू फाइनेंशियल पर्सनल और प्रोफेशनल कॉन्स्टेंट। सो ऑफन पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ इन बोथ द ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ये क्वालिफाई करते हैं और ये यहाँ पे जॉब अपनी जो डिग्री है वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ये आ रही है, अच्छा पहले चलो एक फाइंडिंग्स जो हमें पता लगती हैं, हमारे यहाँ पे जो नेबरिंग कंट्रीज़ के सबसे ज़्यादा लोग पढ़ने के लिए आते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स, वो नेबरिंग कंट्री से आते हैं, नेपाल से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान से। चलो ये आपको पता चल गया, लेकिन इसी के साथ में एक और जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए डिसएडवांटेज। वो डिसएडवांटेज क्या है, देखिए जो एलोकेशन ऑफ ग्रांट है वो तो इंक्रीज़ हो गया, लेकिन वो इंक्रीज जो IITs को भी इंक्रीज़ हो गया, IIMs को भी इंक्रीज़ हो गया, लेकिन वो फंड कौन कर रहा है, सेंटर कर रही है। तो जो जितनी भी स्टेट स्पॉन्सर्ड एकेडमिक्स हैं या फिर इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा और अगर उनको नहीं मिल पाएगा तो ऑब्वियसली जो बच्चों तक बेनिफिट है वो नहीं पहुंच पाएगा। तो एक क्या होना चाहिए, दिस इज ओनली एग्जैजरबेट दी डिवाइड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इंस्टीट्यूट्स। सो जो UGC है उसको अपनी पॉलिसीज़ को रिविजिट करना चाहिए कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन या कुछ और जो चीज़ें हैं जिसका बेनिफिट स्टेट वालों इंस्टीट्यूट्स को, यूनिवर्सिटीज़ को और हायर लेवल पे भी मिल पाए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सोसाइटी का पार्ट है, GS1 का पार्ट है, सुरुगेसी एक्ट। मोर ओवर जब एक्ट की बात करते हैं तो हम GS2 में भी काउंट होता है, लेकिन ये हम एज ऑन सोसाइटी के वे में इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पिटिशनर्स थे दिल्ली में, उन्होंने क्या किया, वो क्वेश्चन किया मैरिटल स्टेटस, एज और जेंडर को कि सुरुगेसी एक्ट के अंडर जो डाला हुआ है। वो कहते ठीक है जी, देखते हैं क्या मतलब प्रॉब्लम क्या कहाँ पे आ रही है। जो फीमेल पिटिशनर है उन्होंने बोला कि उनके पास ऑलरेडी चाइल्ड है, लेकिन जो फर्स्ट चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस था, नीड टू जगल वर्क विद चाइल्ड केयर, परसुएडेड हर स्ट्रांगली दैट सुरोगेसी ही एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है सेकंड चाइल्ड के लिए। ठीक है, लेकिन वो सेकंड चाइल्ड नहीं कर सकते क्योंकि सुरोगेसी एक्ट के अंदर उनको अलाउ नहीं किया जाएगा बिकॉज शी इज़ हैविंग ऑलरेडी ए चाइल्ड और उनको कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है। एज पर दी सुरोगेसी एक्ट कौन से लोग जो सुरोगेसी के लिए जा सकते हैं, पहली चीज़ मैरिड कपल, ठीक है, कैन ऑप्ट फॉर सुरोगेसी ओनली ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, जैसे कि अगर कोई सेक्सुअल फिट नहीं है दोनों के दोनों में से या दोनों के दोनों में से दोनों या फिर एक कोई, ठीक है। तो और मैन और वीमेन, और एज क्राइटेरिया भी होना चाहिए विद द वीमेन बीइंग इन द एज ग्रुप ऑफ द 23 to 50 और मेन जो है 26 to 55। एडिशनली द कपल शुड नॉट हैव अ चाइल्ड ऑफ देयर ओन, ठीक है। एडिशनली जो कपल है उसका खुद का एक चाइल्ड नहीं होना चाहिए। दो दी लॉ अलाउ सिंगल वीमेन, लेकिन वो सिंगल वीमेन को अलाउ करते हैं। शी वुड आइदर बी अ विडो और डाइवोर्सी, अगर वो सिंगल वीमेन विडो या फिर डाइवोर्सी है तो वो अगर 35 to 45 ईयर्स की एज में आते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं। सिंगल मैन वो एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। तो सुरोगेसी, तभी तो उन्होंने पिटीशन डाला कि भाई हम तो नहीं कर सकते क्योंकि शी इज़ हैविंग ऑलरेडी अ चाइल्ड। तो सुरोगेसी एक्ट है क्या, ये एक्ट रेगुलेट करता है सुरोगेसी को, क्योंकि हमारी यहाँ पे हो क्या रहा
था कंट्री में इनफर्टिलिटी की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। उसका रीज़न क्या था, यहाँ पे लोग आते थे और लोगों को खरीदना स्टार्ट कर देते थे जो बाहर वाले फॉरेनर्स थे। तो यहाँ पे डिफाइनिंग सुरोगेसी कि गिव बर्थ टू अ चाइल्ड फॉर अनदर कपल एंड एग्रीज टू हैंड ओवर द चाइल्ड टू देम आफ्टर द बर्थ। इसको हम बोलते हैं अल्ट्रुस्टिक, और हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रुस्टिक सुरोगेसी है, जिसका मतलब क्या है, आपने जिस औरत को, जिस विमेन को बोला है कि भाई आप सुरोगेट हो जाओ, आप उसको मेडिकल एक्सपेंसेस दोगे, इंश्योरेंस कवरेज दोगे और कोई पैसा नहीं दोगे और कोई अदर मॉनिटरी कंसिडरेशन परमिटेड नहीं है, ठीक है, ताकि यार ये बिजनेस ना बन पाए। तो इसका रीज़न क्या था, ड्यू टू प्रिवेलिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, अनप्रिविलेज्ड वीमेन थी जो वो अपने वॉर्म्स को रेंट पे देती थी और वो उस एक्सपेंसेस से करती क्या थी, मतलब उस पैसे से करती क्या थी, कुछ एक्सपेंसेस जैसे कि डे टू डे कोई मैरिज को हो गया, चिल्ड्रन टू गेट एजुकेशन या फिर हॉस्पिटलाइजेशन या फिर कुछ और लोगों की सर्जरी। तो उस वे से उन्होंने देखा कि यार ऐसा प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए। सेवरल इंस्टांसेस यहाँ पे होने लगे कहीं जगह पे कि जो लोग है, मतलब जो विमेन है, उसको वो जो अमाउंट है वो नहीं मिल पाई। इस तरह के इंस्टांसेस देखने को मिले थे। और कुछ और इशू थे, जैसे कोई जापानीज कपल था, वो उस प्रोसेस के दौरान, वो गुजरात में प्रोसेस स्टार्ट होता है, उस प्रोसेस के दौरान अलग हो जाते हैं, तो बच्चा किसके पास जाएगा हमें पता नहीं लगा। 2012 में ऑस्ट्रेलियन कपल था और कमीशन अ सुरोगेट मदर, जिसको ट्विंस होते हैं और ट्विंस में से उन्होंने एक ही बच्चे को लिया, दूसरे को बच्चे को नहीं लिया। So who all are allowed to make use of the services of a surrogate mother? Number 1, intending couple of the act calls them will be eligible if they have a certificate of essentiality और certificate of eligibility। तो उनको 3 conditions यहाँ पे पूरी करनी है, certificate of infertility of one or both from a district medical board। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे क्या चीज़ आती है, यहाँ पे parentage and custody of the surrogate child passed by the magistrate court। thirdly, insurance cover of the surrogate mother, insurance cover of the surrogate mother who can become a surrogate mother। She should have been married with a child of her own and must be 25 to 35 years but can be surrogate mother only once। बन कौन सकते हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि कौन किसको किसने बनाना है, कौन बन सकता है, कौन अलाउड है कि भाई आप सुरोगेसी कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है। और ये जो 4 इंस्टांस डज नॉट अलाउ अ सिंगल विमेन, मेन और गे कपल्स, ठीक है, सिंगल विमेन अलाउड है, लेकिन अगर वो डाइवोर्सी या फिर क्या है, डाइवोर्सी है तभी वो चीज़ हो पाएगी, अदरवाइज या फिर वीडो है तभी वो अलाउड है, अदरवाइज नहीं अलाउड, ठीक है। तो इस तरह से वो पिटीशन डालने की कोशिश की जा रही है और आई होप आपको पूरा का पूरा एक्ट को समझ में आया होगा। देखिए ये जो एथिक रूल्स हैं, ये मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले, हमने कल भी डिस्कस किया था वैसे तो, लेकिन इसको बेसिकली डिस्कस करेंगे क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। मतलब कल कुछ और था, परसों कुछ और था, तो अभी हम 2-3 वेट करते हैं, इसको फिर डिटेल में देखेंगे। पहली चीज़, जो मीटी है उसने ड्राफ्ट प्रपोजल दिया सीकिंग कमेंट्स फॉर द जनरल पब्लिक, ठीक है जी, के हम अमेंड करना चाहते हैं आईटी रूल्स 2021 को। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट वाज हाउएवर विथड्रॉन। मैंने तभी बोला कि इसको अच्छे वे से देखेंगे जब ये प्रॉपर वे में आ जाएगा। ये जो ड्राफ्ट है वे प्रपोज करते हैं ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी फंक्शनिंग ओवर एंड अबव द इंटरमीडिएरीज ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर ब्रॉडली इन केस अ यूजर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रेजोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय द इंटरमीडिएरी। She or he can appeal against the decision at the appellate. The draft also put forth the obligation that all social media intermediaries resolve all complaints within 72 hours of reporting। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब ये प्रॉपर वे में आ जाएगा। देखिए अगर हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की बात करें, ये ऑब्जर्व होता है जून 7 में। आपने इस चीज़ को क्या करना है, याद रखना है। फिर आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो न्यूज़ हमने नेक्स्ट डिस्कस करनी है, द न्यूज़ इज़ अबाउट बोरिस जॉनसन फेसिस नो कॉन्फिडेंस वोट। जो बोरिस जॉनसन है उनको नो कॉन्फिडेंस वोट मोशन है जो वो फेस करना पड़ रहा है। अगर वो पास नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली उनको वहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये जो पॉलिटिशियन है हु हैज़ ऑफन सीम्ड इनविंसिबल डिस्पाइट मैनी स्कैंडल्स, तो अभी उनको लग रहा है कि भी जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली मतलब ये तो न्यूज़पेपर तो चलो कल उन्होंने तैयार कर दिया होगा, लेकिन रिसेंटली न्यूज़ पढ़ी थी कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उन्होंने, मुझे लगता है कि वो पार कर लिया है, कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विंस टोरी पार्टी नो कॉन्फिडेंस वोट ओवर पार्टी गेट स्कैंडल। मतलब ये अभी क्या न्यूज़ आ रही है लेटेस्ट, यूके पीएम बोरिस जॉनसन विंस टॉरी पार्टी नो कॉन्फिडेंस वोट ओवर पार्टी गेट स्कैंडल। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। चलो बाकी कल को अगर ये दोबारा आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ आती है एसेट मोनेटाइजेशन। देखिए मोनेटाइजेशन का मतलब कुछ बेचना नहीं होता, उसको लीज पे देना होता है। लेकिन मोनेटाइजेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 चीज़ें बनाई हुई हैं। एक तो हमारे आते हैं कोर एसेट, है ना, और एक आते हैं नॉन कोर एसेट। मतलब जो कोर एसेट नहीं है, जो नॉन कोर एसेट है वो उसको उन्होंने डाला हुआ है डीपैम के अंडर, जिसको वो क्या कर सकते हैं, या तो लीज पे दे सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉन कोर एसेट है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है।
लेकिन जो किसी भी मिनिस्ट्री के लिए, किसी भी एजेंसी के लिए कोर एसेट है, उनको सिर्फ और सिर्फ अगर वो चीज़ यूज़ की नहीं है अभी तक, तो उसको लीज पे दे सकते हैं। और ये जो ड्राफ्ट बनाया जाएगा वो कौन बनाएगा? नीति आयोग ही बनाएगा, ठीक है जी। और मोनेटाइजेशन से जो भी पैसा आता है, लेट्स से यहाँ पे कोई चीज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यहाँ पे कोई स्टेडियम है, वो खाली पड़ा है बहुत टाइम से, तो उसका कोई काम तो है नहीं, तो उससे अगर काम लेना उसको रेंट पे दे दो, लीज पे दे दो, तो उससे जो भी पैसा आएगा हम उससे क्या करेंगे? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में पैसा डाल देंगे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिएट करने में हम जुट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, बैड बैंक्स टू किक ऑफ एनपीए टेक ओवर इन जुलाई। देखिए एनपीए होता क्या है? जब 90 डेज के अंदर अंदर तक या फिर 90 डेज तक अगर कोई पैसे वापस नहीं करता, हम उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो बैंक है वो मानना स्टार्ट करता है। लेकिन एनपीएस की भी कुछ कैटेगरीज है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए कैटेगरीज ऑफ एनपीएस जो है 3 तरह की हो सकती हैं। नंबर 1 सब स्टैंडर्ड एसेट, अगर कोई एसेट रिमेन रहता है एनपीए फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, तो उसको हम सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। डाउटफुल एसेट, अगर कोई एसेट सब स्टैंडर्ड एसेट बन के रहता है इन द कैटेगरी फॉर 12 मंथ्स। और लॉस एसेट कौन सा होता है? एसेट वेयर लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक और द आरबीआई, हम उसको बोलते हैं लॉस एसेट, ठीक है। तो आज के देखिए न्यूज़पेपर में इतना ही है, और हमारे जो चैनल है उसको आप शेयर कर सकते हैं आगे लोगों के साथ में, और खुद भी सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।